यहाँ पे जब भी हम सामुदायिक स्तर पर जाते हैं तब हमें क्या क्या चुनौतियाँ आती है बच्चों के पोषण में, उसका अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो जैसे हम सब जानते हैं कि पहले 1,000 दिन हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। इसीलिए वो जो समय है उसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि वो बच्चे का फाउंडेशन करता है। और वही बच्चों का जब फाउंडेशन होता है तो उसमें पोषण की, जैसे आगे के दोनों एक्सपर्ट ने हमें समझाया कि पोषण की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अगर वही पोषण की बात करें तो विश्व स्तर हो या इंडिया के लेवल पे बोलूँ, तो अभी भी हमारे 5 साल के बच्चों में हर तीसरा बच्चा ऐसा है कि जो कुपोषण की वजह से उसका वृद्धि विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है। और जो 2 साल के बच्चों को वृद्धि विकास करवाना हो तो सबसे ज्यादा महत्व है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें अभी तक दोनों एक्सपर्ट ने बोला कि पहले 1 घंटे में स्तनपान मिलना चाहिए, फिर पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए, फिर 7 महीने से पूरक पोषण शुरू करना चाहिए, और एक है कि 2 साल तक हमें बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए। अगर ये प्रैक्टिसेस हमने पर्याप्त मात्रा में एडुकेट के हिसाब से अगर उसको फॉलो किया तो हम बच्चों में जो मृत्यु दर हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन जब यही प्रैक्टिसेस की बात करें और उसमें भी इंडिया की बात करूं तो NFHS 4 के हिसाब से 10 बच्चों में से 4 बच्चे को ही पहले 1 घंटे में माँ का दूध मिलता है, यानी कि पहला पीला काढ़ा दूध मिलता है। और 10 में से सिर्फ 5 ही बच्चे को पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध मिलता है। और जब हम पूरक पोषण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीड की बात कर रहे हैं तो 10 में से सिर्फ 4 ही बच्चे को 7वें महीने से पूरक पोषण मिल रहा है। और उसके साथ सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि 10 में से 1 ही बच्चा ऐसा है कि जिसको पर्याप्त मात्रा में पूरक पोषण मिल रहा है। तो अभी तक दोनों एक्सपर्ट्स ने ये पूरक पोषण में हमको बहुत सारा समझाया कि ये दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, फिर भी 2 साल तक के बच्चों में पर्याप्त मात्रा में 1 ही बच्चा जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि वो कितनी बड़ी हमारे लिए चुनौती है। और उसके साथ ही मैं तुमको कहानी कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं अर्बन स्लम अहमदाबाद में काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे एक नंदिनी नाम की लड़की है जो 19 साल की है और माता है। उसको 2 महीने की मुन्नी बेटी है। अभी वो खुद बाहर काम करने जाती है, जिसकी वजह से उसने गर्भावस्था के दौरान सिर्फ 1 ही जांच करवाई, जिसकी वजह से उसको जब वो डिलीवरी के लिए गई तब उसको बच्चे को पहले क्या देना है उसके बारे में जानकारी नहीं थी। वहाँ पे जब डॉक्टर ने उसको बोला कि आपके बच्चे को पहला स्तनपान करवाना है, पहला दूध देना है, तब वो देने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसको नहीं पा रहा था। उसके बाद जो भी पहला पीला गाढ़ा दूध निकला वो बहुत ही कम था, तो वो डर गई कि मुझे सिर्फ इतना ही मेरा दूध आ रहा है, इसका मतलब मेरा बच्चा तो भूखा ही रहने वाला है। तो वो सोच के उसके और उसके परिवार वालों ने तुरंत ही बाहर का दूध देना शुरू कर दिया। और नंदिनी के दिमाग में हमेशा के लिए एक बात बैठ गई कि मेरा दूध तो मेरे बच्चे के लिए कम ही पड़ने वाला है। अभी ये नंदिनी की कहानी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही नंदिनी आपने बहुत सारे जगह पे आपने भी खुद देखी होगी। अभी वो नंदिनी को क्यों ऐसा लगा कि उसका दूध कम पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है कि उसको स्तनपान के बारे में जानकारी नहीं है, वो जानकारी तक पहुंच ही नहीं पाई कि मुझे स्तनपान क्यों करवाना है, इससे मेरे बच्चे को क्या फायदा हो सकता है, मुझे क्या फायदा हो सकता है, कैसे करवाना है, बच्चे को मैं कैसे पकड़ के करवा सकती हूँ, उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाहर काम करने जाती है, तो वो सेवा तक नहीं पहुंची। दूसरा है कि काउंसलिंग उसको नहीं मिला है, उसको संपरामर्श भी नहीं हुआ है कि मुझे क्यों करवाना चाहिए, क्योंकि वो बाहर रहती तो ना ही मंगल दिवस में गई, ना ही कुछ जानकारियां प्राप्त की है। उसके बाद नंदिनी जैसी बहुत सारी माताएं ये सोचती है कि मेरा दूध कम पड़ ही रहा है तो मैं बाहर से शुरू कर देती हूँ। और उसके साथ बहुत सारी माताएं ऐसी भी होती है कि आगे के जो बच्चे होते हैं उनको ना ही
6 महीने तक स्तनपान करवाया होता है और ना ही उनको पहला दूध दिया होता है। तो वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने मेरे बाकी के बच्चों को नहीं दिया पर वो भी अभी हंसते खेलते अच्छे से बड़े हो रहे हैं तो मेरा ये वाला बच्चा भी बड़ा हो ही जाएगा। और अगर आप जब भी हम फील्ड में जाते हैं कि बेन आप पानी मत पिलाना, 6 महीने तक सिर्फ आपका दूध देना, तब ये बोलते हैं कि बेन हमें इतनी प्यास लगती है तो ये तो छोटा बच्चा है, बोल नहीं पाता है, तो उसको कितनी प्यास लगेगी। तो वो सोच के वो बच्चे को तीसरे महीने चौथे महीने से पानी शुरू कर देते, यानी कि 6 महीने तक उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलता है। उसके बाद अगर नंदिनी जैसी लड़की जो 19 साल की ही हो और उसको हमने जानकारियां भी दे दी, लेकिन वो निर्णय ले सकती है, डिसीजन पावर है उसमें, वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि अभी तक जब भी हम काउंसलिंग करते हैं तो सिर्फ जो महिला होती है गर्भवती उसको करते हैं, तो फैमिली को वो बारे में जानकारी नहीं होती, तो उसकी वजह से वो डिसीजन, उसको जानकारी होने के बावजूद भी वो डिसीजन नहीं ले सकती है। उसके बाद है कि जैसे स्मिता मैम और रूपा मैम दोनों ने बोला कि माँ की स्वास्थ्य भी कितनी ही जरूरी है जितना हम बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। अगर माँ खुद कुपोषित होगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, वो खुद कुछ ऐसा खाना नहीं खा रही होगी जिससे उसका दूध बनता हो, तो वो बच्चों के स्तनपान पे असर करेगा ही करेगा। और उसके साथ जब वो स्तनपान करवाती है तो घर का वातावरण कैसा, अगर घर में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा हो या फिर चिंता का माहौल हो तो वो माँ के दिमाग पे भी असर करेगा, जिसकी वजह से भी उसको दूध कम आएगा। फिर हमारे यहाँ पे अभी भी जब भी माँ की डिलीवरी सीजरियन होती है तो भी वो बच्चों को स्तनपान पहला नहीं देते हैं। उसके बाद जैसे नंदिनी है, वैसे तो हमने बहुत सारे देखे हैं कि जो अर्ली प्रेगनेंसी वाले होते हैं, जिसको भी कम उम्र में बच्चा आ जाता है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि कैसे बच्चे को संभालना है, कैसे बच्चे को दूध पिलाना है। और उसके साथ अगर माँ अकेली है और पूरा घर का काम करना है और उसके साथ बाकी के जितने बच्चे हैं उनको भी संभालना है, तब भी उसके लिए सिर्फ स्तनपान करवाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। उसके बाद माँ घर का काम और बाहर भी आमदनी के लिए जाती है, तो वहाँ पे उसको बच्चे को स्तनपान करवाना बहुत डिफिकल्ट है। और स्पेशली जो हमारा असंगठित क्षेत्र है कि जहाँ पे वो अलग से रूम नहीं होता है, तो वो बच्चे को कैसे स्तनपान करवाएगी। तो ये सिचुएशन, ये हमारी सब चुनौतियाँ हैं कि हम जब माँ को बोलते हैं कि आप ये करवाओ, लेकिन यही चुनौतियाँ उनसे आती है कि मैडम मैं यहाँ जाती हूँ तो मैं कैसे करवा सकती हूँ, ये है वो है। तो ये एक माँ के पर्सपेक्टिव में हमने ये चुनौतियाँ शेयर कर रही हूँ। अभी फैमिली लेवल पे देखा जाए तो फैमिली लेवल पे हमें सबको पता है कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं बहुत अफेक्ट करती है, और स्पेसिफिकली स्तनपान तो उसमें भी जो पहला पिला दूध देना है उसके ऊपर, उसमें बहुत सारे हमें मान्यता सुनाई देती है कि हम ये बच्चा को हम नहीं देते, हम गलछुटी देते, जिसके संस्कार का सिंचन होता है वो तो अपने बड़े बुजुर्ग से ही लेना पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। जो पीला दूध है वो तो गंदा दूध है, तो नहीं दे सकते। क्यों फैमिली ऐसा बोलती है? क्योंकि उनको भी स्तनपान के महत्व और क्यों करवाना है उसके बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग वो जानकारी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। और उसके साथ जैसे मैंने बोला कि हमारे पितृसत्ता समाज में अभी भी जो भी निर्णय लेता है वो मेल पर्सन होता है या फिर बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो अगर माँ को भी पता होगा कि मेरे बच्चे के लिए स्तनपान बहुत जरूरी है, लेकिन डिसीजन लेने वाला कोई बड़ा बुजुर्ग होगा तो वो 6 महीने तक नहीं कंटिन्यू करने देंगे। उसके साथ यहाँ पे अहमदाबाद में जहाँ हम अर्बन स्लम में काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमने बहुत अच्छा एक अनुभव हम लोगों को हुआ है कि एक समुदाय ऐसा है कि जिसमें मेल चाइल्ड हुआ तो उसके बाद वो लोग अपने जो भी कुल देवता है वहाँ जाके दिया करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, और वो प्रसाद जब वापस लेके आते हैं उसके बाद ही जो
महिला की डिलीवरी हुई है उसको खाने को देते हैं और उसके बाद ही वो बच्चे को दूध पिला सकती है। यानी कि आराम से ये पूरी प्रोसीजर में 12 से 24 घंटे लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसको ब्रेस्ट फीडिंग में डिले होता है। और उसके साथ ही हम सब जानते हैं कि महिला को घर के काम है, बाहर के काम है, फिर बाहर पैसे के लिए जाना है, तो वो सब में भी जिम्मेदारी पूरी महिला के ऊपर होती है, जिसमें वो अपने बच्चे के लिए स्तनपान कराने का टाइम ना भी निकाल सकते। और जैसे स्मिता मैम ने बोला कि एक हमारे में गर्भवती महिला के साथ एक साथीदार होना चाहिए कि जो उसके डिलीवरी के टाइम और डिलीवरी के बाद भी उसके साथ रहे। तो वो जो साथीदार होता है उसको स्तनपान के बारे में जानकारियां कम होती है। अगर यही चुनौतियां जब मैं फैसिलिटी लेवल यानी कि अस्पताल लेवल या आंगनवाड़ी लेवल की बात करूं, तो सबसे पहला है हमारा डिलीवरी कि NFHS 4 डेटा के हिसाब से हमारे इंडिया में 88% डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है, लेकिन फिर भी हम लोग 43% बच्चे को ही कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, यानी कि पहले 1 घंटे में माँ का दूध मिल रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे अभी भी गैप है। हमारे यहाँ पे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स नहीं है, और उसके साथ जो स्टाफ होना चाहिए जो माँ को स्तनपान करवाने के लिए सपोर्ट करे, उनको सिखाए, वो स्टाफ भी अवेलेबल नहीं है। और उसके साथ हम सब जानते हैं कि अभी अगर माँ को दूध नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी कम उनको तुरंत बाहर का इन्फेंट फॉर्मूला वाला जो दूध आता है, जो पाउडर आता है, वो दे देते हैं। और आशा आंगनवाड़ी दीदियाँ जब भी काउंसलिंग के लिए जाते हैं तब उनके पास बहुत सारा और काम भी होता है, तो जो उनको काउंसलिंग में टाइम देना चाहिए वो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से सर्विस मिल रही है पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अभी ये हो गया हमारा 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान की बात। अभी हम सबको पता है कि 7वें महीने से हमें पूरक पोषण शुरू करना है, लेकिन अभी हमने लास्ट विश्व स्तनपान सप्ताह में एक सर्वे किया जिसमें हमें पता चला कि 50% महिलाओं ने ये बोला कि हाँ 7वें महीने से हमें पूरक पोषण शुरू कर देना है। मतलब कब करना है वो पता चल गया, लेकिन क्यों करना है, उससे मेरे बच्चे के बुद्धि विकास में क्या फायदा होगा, मुझे क्या फायदा होगा, मेरे बच्चे को क्यों खिलाना है। उसके बाद चलो ये मान लिया कि हाँ ये रीजन की वजह से खिलाना है। उसके बाद सवाल आता है माँ को कि कितनी मात्रा में खिलाऊं, 1 चम्मच खिलाऊं, आधी कटोरी खिलाऊं या 1 कटोरी खिलाऊं। चलो उसके बाद आता है कि कैसा फूड, मतलब कोई ऐसा फूड दे दिया जिसकी वजह से बच्चा बीमार हो गया, दस्त हो गया, वैसा तो नहीं हो जाएगा क्योंकि वो डर लगता है। उसके बाद आता है कि मैं कौन सी गुणवत्ता वाला दूं, गाढ़ा दूं, पतला दूं। अगर गाढ़ा दिया और दस्त हो गए तो बच्चे को पचा नहीं, तो इससे अच्छा तो मैं दाल का पानी ही दे देती हूँ ताकि वो इसी सरलता से पच जाएगा। फिर पूरे दिन में मैं कितनी बार खिलाऊं, 1 बार खिलाऊं या 3 बार खिलाऊं या 2 बार खिलाऊं। उसके बाद आता है कि अगर मैं इतना मेरा बच्चा पूरक पोषण ले रहा है तो उसके साथ मुझे मेरा स्तनपान करवाना है, मुझे मेरा दूध देना है कि नहीं देना है, क्योंकि अगर मैंने दिया तो फिर बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, बच्चा बहुत ज्यादा आज खा लिया ऐसा नहीं होगा। उसके साथ कि मेरा बच्चा बीमार हुआ तो मुझे दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है, और स्पेशली अभी कोविड-19 में कि हमने एक सवाल ऐसा पूछा था इस सर्वे में कि अगर माता कोरोना संक्रमित है तो वो अपने बच्चे को स्तनपान करवा सकती है कि नहीं करवा सकती। 47% महिलाओं ने ऐसा बोला कि स्तनपान करवा सकती, यानी कि जो बाकी की 53% वो महिला ऐसा बोल रही है कि नहीं करवा सकती। तो इससे आप समझ सकते हो कि हमें जानकारी कहाँ देनी है। और उसके साथ सामान्य रूप से हम हाइजीन के बारे में बात करते हैं कि हाँ आप खाना बनाते हो तो हाथ धो के बनाओ, खाना खिलाते समय हाथ धो, लेकिन एक मैसेज यहाँ पे छूट जाता है कि जहाँ पे हम बैठ के खाना खिला रहे हैं वो भी स्वच्छ सुथरा होना चाहिए। उसके साथ जब भी हम
पूरक पोषण की बात करते हैं, माँ को ये सब समझा दिया कि हाँ हमें इतने इतने पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन उसके बाद उनकी चुनौतियाँ क्या आती है? सबसे पहली कि वो खुद घर पे नहीं होते हैं बहुत सारी टाइम, तो जो बच्चे की देखभाल करता है वो कौन होता है? जो घर में बड़ी लड़की होगी या बड़ा लड़का होगा वो संभालता है बच्चे को। उसके बाद जिसको पता ही नहीं है कि बच्चे को मुझे क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, अगर बच्चे ने रोना शुरू किया तो वो बच्चे को दुकान से 5 रुपए के 2 रुपए के जो भी पैकेट्स आते वो दे देते। अभी हम सब ने देखा होगा कि हम नहीं पहुंचे होंगे, हमारे मैसेजेस नहीं पहुंचे होंगे गाँव में, लेकिन वहाँ पे दुकान के पड़ी के पहुंच गए हो, वहाँ पे कुरकुरे वेफर्स वो सब मिलने लगा होगा। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो सरलता से पहुंच सकता है, 2 रुपये 5 रुपये में आ जाता है और काटा और खाना शुरू कर दिया। यानी कि अभी पैकेज फूड पे भी हमारे बच्चे बहुत जा रहे हैं। और ये एक चीज ये भी दिखाता है कि पहले जब हमें भूख लगती थी तो हमारे घर पे शीरा या फिर राब बना के देते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, जैसे ही बच्चे को भूख लगती है माँ पैसे निकालती है, 5 रुपए दे देती है और बोलती है कि जाओ दुकान में से जो पसंद आए वो लेके आओ। जब हम माँ और फैमिली को समझाते हैं कि आप बच्चे को पोषण युक्त आहार दो, तब वो लोगों के लिए पोषण युक्त आहार यानी सेब हो गया, काजू हो गए, बादाम हो गए, वो सबको ये लगता है कि पोषण युक्त आहार यानी कि जो महंगी चीजें है वो, और पैकेज फूड यानी जो हेल्दी चीजें है वो। क्योंकि हमने जब ये पूछा कि आप पैकेज फूड के ऊपर क्यों इतना निर्भर हो रहे हो, तो ये बोलते हैं कि वो हेल्दी है, इससे हमारे बच्चा खाते ही तुरंत खेलने लगता है, रोना बंद कर देता है और हमें परेशान भी नहीं करता है। तो ये हमारी सोच है। उसके साथ ही जैसे बच्चा 1 साल को होने को आता है और तब उनको ये लगता है कि अभी तो बच्चा पूरा पोषण अच्छे से ले रहा है, घर का खा रहा है, दुकान का खा रहा है, पूरे दिन खाता ही रहता है, तो अभी मैं एक काम करती हूँ, स्तनपान बंद करवा देती हूँ। तो ज्यादातर महिलाएं 1 से 1.5 साल के बीच में स्तनपान बंद करा देती हैं। और उसके साथ ही जब हम पूछते हैं कि आपने स्तनपान बंद करवा दिया, तो बोलते हैं हाँ अभी घर का खाना और बाहर का खाना खा रहे हैं। लेकिन जब हमने देखा कि घर का खाने में क्या खा रहा है, तो हमें पता चला कि उन लोगों को घर के खाने की आदत ही नहीं है। 2 साल पहले हमने अहमदाबाद के अर्बन स्लम में 160 बच्चों जो कुपोषित थे, उनको हमने होम बेस मतलब घर का खाना शक्तिवर्धक जो होता है वो देना शुरू किया। जब शुरू किया तब हमें ये लगा था कि बच्चे ये देख के खुश होकर खाना शुरू कर देंगे, लेकिन 160 बच्चों में से सिर्फ 35 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने घर का खाना खाया ही नहीं था। तो पहले 1 हफ्ता तो हम लोग भी डर गए कि अभी ये बच्चे को खाना कैसे खिलाए, क्योंकि घर का 1 चम्मच तक वो बच्चे खाना नहीं खा रहे थे। मतलब जैसे ही बच्चा रोता है तो घर का दुकान के पड़ी के लाके दे देते थे। तो वो बच्चों को हमने पहले उनके साथ दोस्ती बनाई, फिर उनके साथ खेलने लगे, हर रोज आधा घंटा उनके साथ खेलना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे 1 चम्मच से फूड स्टार्ट किया, तो वो 2 महीने में वो बच्चा आधी कटोरी तक पहुंचा। और उसके साथ जैसे रुपल मैम ने बोला कि पैसे, हम ये बोलते हैं कि पैसों से वो कुपोषण आता है, ऐसा नहीं है। वो पैसेदार के घर में भी और गरीब के घर में भी। अभी चैलेंजेस में, चुनौतियां में एक है कि महिलाओं को घर का काम होता है, बाहर काम करने जाता है, तो वो बच्चे को आधे घंटे उसके पीछे खाना खिलाने में नहीं लगा सकते हैं, तब वो लोग बच्चे को बाहर के फूड शुरू करवा देते हैं। और उसके साथ ही कि जो जिम्मेदारी है, बाकी फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें कम रहता है। जैसे कि अगर पिता का रोल ही माने तो पिता बच्चे को बाहर घुमाने लेके जाएंगे, लेकिन बाहर भी लेके जाएंगे तो क्या करेंगे कि बच्चे को दुकान से कुछ लाके दे दिए। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जब हम उनको समझाते हैं कि बाहर का खाना मत दो, तब बहुत सारी महिलाएं ऐसी बोलती है कि हमने शुरुआत नहीं की है, ये घर के बड़े बुजुर्ग और उनके पिता ने
तो फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट भी अलग अलग तरीके से चुनौतियां खड़ी करता है। और ये सब में वो जो सरकारी सेवाएं हैं, आंगनवाड़ी का नाश्ता है, वहां तक भी वो लोग नहीं पहुंच सकते। तो इतनी थी हमारी चुनौतियां। अभी ये सब चुनौतियों को हमने दूर करने के लिए थोड़े हमने स्ट्रेटेजी अपनाए थे, जहाँ पे हम लोगों को सफलता मिली है। जैसे कि गोद भराई हमको पता है कि हर एक जगह पे होती है, हर एक आंगनवाड़ी में होती है, लेकिन वही गोद भराई में अगर गर्भवती महिला के साथ हम एक उनका जो साझीदार है तो उसको हमने स्तनपान के लिए समझाना शुरू किया, जानकारियाँ दी, ताकि वो डिलीवरी के बाद भी और उसके बाद भी बच्चे को स्तनपान करवाने में माता की हेल्प कर सकता है। वैसे ही अगर अन्नप्राशन दिवस भी हर जगह पे होता है, लेकिन उसमें मैसेजेस के साथ डेमोन्स्ट्रेट किया कि कितनी क्वांटिटी देनी है कटोरी लेके और कैसी क्वालिटी का देना है, और आईसी मटेरियल के साथ उनको समझाया, तो डेफिनेटली माँ समझते हैं। और उसी के साथ उनकी कंटिन्यूस फॉलो अप विजिट होगी, तभी वो लोगों को मैसेजेस याद रहते हैं और वो प्रैक्टिस में वो चीज़ आती है। फिर जो लोगों ने पॉजिटिव बिहेवियर चेंज हुआ है, उनको अगर सामुदायिक लेवल पे सम्मान किया, तो भी वो पूरे समुदाय में हर एक महिला को प्रेरणा देता है। उसके साथ ही सभी को धन्यवाद मेरा इतना शांति से सुनने के लिए। और मैं स्मिता मैम को देती हूँ। थैंक यू।